वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम आम आदमी के लिए सोचते हैं, हम आपके लिए सपने देखते हैं। इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया है। इसलिए आज हम आपके कंठ के हार हैं, हम वास्तु विहार हैं। स्कूल सीतामढ़ी, हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी, एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली अप टू +2 लेवल। 7 एकड़ में फैला अत्याधुनिक शिक्षा मंदिर। हमारी सुविधाएं एवं विशेषताएं: योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन की समुचित व्यवस्था, डिजिटल क्लासरूम एंड वाईफाई कैंपस, मॉडर्न पुस्तकालय एंड कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला एवं सभागार, CCTV कैमरा, स्काउट एंड गाइड के प्रशिक्षण की सुविधा, संतुलित आहार की समुचित व्यवस्था, संगीत शिक्षण की सुविधा, योग मेडिटेशन एवं शारीरिक व्यायाम की सुविधा, 24 आवर्स पावर बैकअप। हमारी उपलब्धियां: ऑल इंडिया इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियन, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियन, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गाइड में पुरस्कार, IIT एवं मेडिकल जैसे शिक्षण संस्थानों में प्रतिवर्ष चयन। साथ ही नेपाल के छात्रों के लिए विशेष हॉस्टल की सुविधा दी गई है। अपने ही घर जैसा माहौल में सुविधा संपन्न हॉस्टल की व्यवस्था। सीट सीमित है, जल्द ही संपर्क करें। हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी, एकेडमिक ब्लॉक अमघट्टा सीतामढ़ी, राजोपट्टी सीतामढ़ी। कॉन्टैक्ट 7320921479 95467915। सीतामढ़ी के साथ साथ बिहार की तमाम जनता को बहुत बहुत शुभकामना। हम ये चाहते हैं कि भारत को राजनीतिक आज़ादी तो मिली है, लेकिन भारत को आर्थिक आज़ादी भी मिलनी चाहिए। नमस्कार, ये सत्याग्रह टीवी का दर्शक। आइए हम आपको ले चल रहे हैं महंत पैलेस, जहां आर्थिक न्याय संस्थान के द्वारा 1 दिवसीय विचार गोष्ठी अमीरी रेखा के निर्धारण के संबंध में हो रहा है। आइए हम देखते हैं इसका। लेकिन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। किसी नागरिक ने क्या नियम दिया इसे सरकार तो जान सकती है, लेकिन इस देश का कोई सामान्य नागरिक नहीं जान सकता। क्या ये इस देश के नागरिकों का अपमान नहीं है? उनकी गरिमा को खत्म करना नहीं है, उनके सारे अधिकारों को समाप्त करना नहीं है। वो कहता मालिक के जाने का अधिकार नहीं रखता हो, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में निजी संपत्ति की लोग नेता सरकार नहीं है, और निजी संपत्ति की गोद नेता का कानून होने के कारण किसी भी व्यक्ति ने जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा, उसके बारे में सारे अधिकार राज्य के बारे में हो गए कि पिछले 50-60 सालों में जो महानगर है उनमें संपत्तियों के दाम, विशेषकर अचल संपत्ति के दाम यानी जमीनों के दाम कितना गुने बढ़े होंगे? आपका अनुमान क्या है? कम से कम 1000 गुने बढ़े हैं। कम से कम उससे कम का फर्क तो कहीं है नहीं। और यदि मैं ज्यादा की बात करूं तो 1 लाख, ये सामान्य आंकड़ा है। आप कहीं का विकास निकाल कर देखिए, जिसकी 10,000 में दिल्ली जैसे महानगर में रजिस्ट्री हुई हो, जब इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा तो कहेगा मेरी संपत्ति 10,000 की। और वही आदमी अगर बैंक में चला जाए और कहेगा मुझे अपनी संपत्ति के अगेंस्ट वो देना है, चपका लेना है, तो बैंक उसका मूल्यांकन कितनी करेगा? 10,000 की संपत्ति का वह अगर 100 करोड़ मूल्यांकन करे
10,000 करोड़ मूल्यांकन करे या 10,000 करोड़ मूल्यांकन करे तो आप आश्चर्य मत रहिएगा। और यही इस देश में वोट देने का अधिकार मिला, मैं माना बहुत बड़ा अधिकार है, लेकिन इस बड़े अधिकार को कैसे उपयोग किया जाए? क्या कोई छोटा लागू शिक्षण का कार्यक्रम इस देश में लागू हुआ है? बिल्कुल लागू नहीं। और मैं कहता हूँ कि आज की स्थिति में यदि मुख्य लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लग जाए तो प्याज की गंदे में बात कह रहा हूँ, केवल 3-4% टैक्स बहुत। आज तो आयकर जो है प्रति माह जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बहुत ही आसानी से प्रदान कर सकते हैं। और आप कल्पना करिए यदि देश के प्रत्येक नागरिक को 10,000 रुपए प्रति माह उसके मालिक होने के अधिकार के रूप में अगर मिलता रहे तो यह बताइए कि देश में कोई असुरक्षित रहेगा क्या? कोई असंतुष्ट रहेगा क्या? कोई नक्सली बनेगा क्या? कोई आतंकवादी बनेगा क्या? किसी महिला के पर कोई अत्याचार होगा क्या? क्यों महिलाएं, क्यों आदिवासी, क्यों अल्पसंख्यक, क्यों आगे और पीछे, क्यों दलित और वंचित लोग गुलामी का जीवन जिएंगे? किसी को गुलामी का जीवन जीने की जरूरत नहीं। हर आदमी स्वतंत्रता के साथ आत्मनिर्भर होकर सब और सम्मान का जीवन जी सकेगा। यह उसका अधिकार है। और यह अधिकार केवल अमीरी रेखा बनाकर ही आप दिला सकते हैं। इसलिए मैं आपसे भी इस बात की गुजारिश करूंगा कि आप एक बिंदु पर काम करिए। आज समाज में अनेक मोर्चों पर काम हो रहे हैं, लेकिन अधिकार पर काम नहीं हो रहा है। इस देश में अर्थव्यवस्था की बातें जो होती है, पहले अर्थ का स्वामित्व तय हो जाए, मालिक की चलेगी, विशेषज्ञों की नहीं चलती। यदि आपने मालिक होने का अधिकार देश के हर नागरिक को दिया और देश की अर्थव्यवस्था से मिलने वाले लाभ में उसके मालिक होने के रूप में उसके हक को सुनिश्चित कर दिया, तो फिर देश में एक भी व्यक्ति गरीब, एक भी व्यक्ति बेसहारा, एक भी व्यक्ति वंचित, एक भी व्यक्ति गरीब और एक भी व्यक्ति अपने हक के लिए रोका हुआ नहीं। सब लोग खुशी का भी नहीं। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यह आंदोलन का रास्ता छोड़ दीजिए। यह बड़ी गलत परंपरा हमारे लिए चल पड़ी है। समस्या प्रत्येक जानकार का, प्रत्येक विद्वान का क्या यह फर्ज नहीं बनता कि बाकी सारे काम करके आप अपने कोई भी जगह चलाइए, लेकिन अमीरी रेखा बनाने की बात देश के एक एक व्यक्ति के मुंह से उठनी चाहिए। और जब देश का आम आदमी इस बात को समझ लेगा तो फिर यह अमीरी रेखा बंद कर देगी। यानी आप वोट देते हैं, आप वोट देते समय अपना एजेंडा देगा, फिर वो ऊपर की संपत्ति चाहे हिंदू के पास हो, चाहे मुसलमान के पास हो, चाहे वंचित के पास हो, चाहे अगड़े के पास हो, चाहे दलित के पास हो, चाहे किसी के पास हो, उसका नाम हमारी जातियों में आता हो नहीं आता हो, उसका नाम कुछ भी हो, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, केवल संपत्ति पर क्या पड़ेगा और अमीरी रेखा से की संपत्ति। यह अधिकार आपको समझना पड़ेगा और आपको देश की जनता को बताना पड़ेगा। और आप इसके लिए इस बात को लेकर जब देश की जनता के बीच में जाएंगे, सवाल जवाब उठने दीजिए, बहुत सवाल जवाब उठेंगे, उसकी चिंता मत करिए। मेरा मतलब तो देश के मूर्धन्य अर्थशास्त्रियों से पूछ चुका है, एक भी अर्थशास्त्री नहीं है जिसके मुंह में जवाब हो और जो जवाब देने के लिए तैयार हो। सारा अर्थशास्त्र झूठा है। यह समस्या वैसे केवल भारत की नहीं है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, यह पूरी दुनिया में हाल रखा हुआ है। पूरी दुनिया लड़ाई के मुहाने पर खड़ी है। ज्वालामुखी कब फटेगा कोई नहीं जानता। दुनिया में हर क्षेत्र में लड़ाई छिपी हुई है। अगर आपको उपकरण लगे हैं तो रोजगार की बात छोड़ दीजिए। एक मशीन उसने 100 मजदूरों के बराबर काम कर दिया। उस मशीन के संख्या बनने का 10 आदमी प्रयास है तो वो 10 लोग 100 लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए आप रोजगार की बात करना बंद करिए। ये सरकारें मूर्खता कर रही है, झूठ बोल रही है, षड्यंत्र कर रही है, इनकी बातों में मत आइए। आज सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता।
को लाभांश किया जा सकता है और सबके जीवन को सुखी बनाया जा सकता है, प्रकृति को संतुलित किया जा सकता है, आपस के सारे मतभेदों को समाप्त किया जा सकता है। और हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने सुंदर समाज के बनाने का सपना देखा था, उनकी आत्मा के लिए भी यह सुखदायी होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस विचार को लेकर बिना पार्टी, बिना किसी प्रकार दल, बिना किसी प्रकार के मुठभेड़ के इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और आपस में चर्चा करें, गांव में चर्चा करें, गांव में चबूतरों पर, मंदिरों में, मस्जिदों में, सारे सार्वजनिक स्थानों पर आप इसका प्रचार करें। माफिया वहाँ आप जाएंगे तो 3 महीने पर वो उस बेचारे डीलर का गड़बड़ी नहीं है, जो खादान माफिया है, एसएससी के प्रोग्राम के मैनेजर है, यहाँ के शासन प्रशासन है, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो सारे लोग करोड़ों करोड़ों का गबन कर रहा है और गरीब पर नहीं पहुँच रहा है। मैंने कहा है कि आप आर्थिक न्याय पर इसको कैसे समाधान निकाल सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर इस पर सवाल करूँगा और फिर करूँगा, आप लोगों को भी बतलाऊँ। तो मैं सबके इसी संदर्भ में आर्थिक न्याय के इसी संदर्भ का ये बात है सर, इसका भी एक समाधान होना चाहिए। जो हम सामान्य लोग आज गरीबों का सारा धन लूट करके भूखमरी के कगार पर है, ऐसे चीज पर भी हम लोग पहल करके विकास होना चाहिए, आर्थिक न्याय के बैनर पे चले। और मैं हमारे गुजरात सूरत से बहुत दूर से चल करके इस आर्थिक न्याय के समाजवादी विनोद नायक जी से मैं आग्रह करता हूँ कि जो आप एक संस्थापक हैं भारतीय बहुजन समाज पार्टी के, आप समाजवादी भी हैं, आए और अपना विचार व्यक्त करें। आदरणीय विनोद के अंदर जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, इस आर्थिक न्याय संस्थान के संस्थापक माननीय रोशनलाल अग्रवाल जी एवं मंच पर बैठे हुए तमाम महानुभाव एवं सामने यहाँ पर आए हुए हमारे सीतामढ़ी के साथी। 70 साल की आजादी में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने सामाजिक न्याय की मूवमेंट को आगे बढ़ाया और आर्थिक परिवर्तन का भी जो उद्देश्य संविधान का था, वो आर्थिक परिवर्तन के बारे में आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने बात नहीं की। तो साथियों, क्या हुआ? 70 साल की आजादी में तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर हर जाति का नेता पैदा हो गया, हर जाति का नेता सुखी हो गया, आर्थिक संपन्न हो गया, मगर अपने समाज को आर्थिक न्याय कैसे मिलेगा, आर्थिक परिवर्तन कैसे आएगा, ये बात आज तक नहीं बताई। सिवाय जातिवाद की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति, ऊंच नीच की राजनीति करके वोट पाना और हर समाज में नेता तो पैदा हो गए, मगर समाज का विकास नहीं हुआ। मैं 30 साल से बहुजन मूवमेंट में काम करता हूँ। माननीय काशीराम साहब के नेतृत्व में मैं कई सालों काम किए, 22 साल। मगर माननीय काशीराम साहब के जाने के बाद जब बहुजन मूवमेंट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गई, तो हमने भी सोचा कि इस व्यवस्था में 2600 साल लग गए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भगवान बुद्ध ने कहा था, तो माननीय काशीराम साहब के जाने के बाद एकदम कैसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गया। तो साथियों, हम मिशन के लोग हैं, हमने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन विकास परिषद का पूरे भारत में माननीय काशीराम साहब के साथियों के मिलकर के बहुजन विकास परिषद पूरे राष्ट्र में तैयार किया और पूरे देश में भ्रमण करने के बाद हर विचारधारा को समझा, समाजवादियों को समझा, गांधीवादियों को समझा। उसका मतलब था बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल। तो साथियों, बाय द पीपल की जगह इस देश के राजनीतिक पार्टियों ने BUY बाय द पीपल, यानी जनता को खरीदो, उसका वोट खरीदो। BUY ने BUY बाय कर दिया, बाय द पीपल, फिर ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो फॉर द पीपल की जगह फॉर द पीपल कर दिया, यानी FAR, जनता को दूर कर दो, जनता को खरीदो, उसका वोट, फिर उसको दूर कर दो, और फिर ऑफ द पीपल की जगह OFF ऑफ द पीपल कर दिया। तो साथियों, यही बात समझने की जरूरत है। तमाम राजनीतिक पार्टियां यही कर रही हैं, जिनको हम अपना अपना रहनुमा समझते थे। व्यवस्था बनी, धीरे धीरे क्रमशः यह व्यवस्था
वो जाति के आधार पे बन गई, और ये जाति के आधार पर बनने के कारण इस देश की मनोवादी व्यवस्था में इस देश के बहुजन समाज का शोषण होने लगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान ऐसा बनाया कि इस देश के विपरीत पीपल को, दलितों को समझाया कि आप अपने वोट की कीमत को समझो। मगर हमारे नेताओं ने क्या कहा कि दलितों यानी हरिजन या दलित यानी अनुसूचित जाति, तो साथियों यहाँ पर भी हमें गुमराह मिल गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित का मतलब ये नहीं है कि अनुसूचित जाति या जनजाति, दलित ये सीधी सूचक शब्द है। दलित यानी सवा गुजरा, चाहे वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। तो साथियों बाबा साहब ने कोई जाति भेद नहीं समझाया था। ये विदेशी, ये मूल निवासी, ये सारी की सारी बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ समाज को गुमराह करने की बातें हैं। मैं सारी बातें समझता हूँ और जानकर 30 साल के तजुर्बे के बाद जब मेरी रोशन लाली से मुलाकात हुई, क्योंकि मैं देश भर में भ्रमण नहीं कर रहा था कि देश इस तरह से सिमट गया, सामाजिक न्याय नहीं बल्कि पारिवारिक न्याय। आप मेरा दावा समझ रहे होंगे कि जिन लोगों ने सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाया, उन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार के लोगों के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया, और इस वजह से सामाजिक न्याय में आस्था रखने वाले लोग राजनीति से भी और सामाजिक कार्यक्रमों में आस्था रखना चाहिए। देश में परिवर्तन और देश में क्रांति की बात करने वाला व्यक्ति आज हाशिए पर है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि सभागार में भी बहुत क्रांतिकारी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना जीवन दान लगभग कर दिया है, और उनको इस व्यवस्था से कोई उम्मीद नहीं है। इस व्यवस्था से कोई उम्मीद आदमी की इच्छा शक्ति, आदमी की तत्परता और आदमी की निष्ठा के बदौलत आपके विचारों की कीमत आज नहीं तो कल समाज देता है। और समाज हम डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उस अब्राहम लिंकन के डेमोक्रेसी की परिभाषा को नए संदर्भ में विनोद नायक जी ने बहुत बखूबी से कहा, बाई बिल्कुल कुछ नहीं है, जनता को खाली हो और जनता से दूर हो जाओ। जब सत्ता में आओ तो जनता को खरीद करके वोट ले लो, और जनता को खरीद करके वोट लेने के बाद जनता से दूर हो जाओ, और जनता से कितनी भी दूर हो जाओ कि जनता को ऑफ कर दो, जनता को संभाल। बड़े ही वर्तमान संदर्भ में इन्होंने जो वही शराब नए बोतल में, वही कर प्रणाली नए तरीके से। अगर एक कर दुनिया में हो, वो संपत्ति का हो, तो निश्चित रूप से लोगों की जो सारी समस्या है दूर हो सकती है। और लाला जवान के हिसाब को जिन लोगों ने गहराई जो गांव गंवाई में वहाँ रहना होगा, लोगों को बताना होगा कि आप ठगे जा रहे हो वर्षों से। आप जाति के लाइन पर वोट देते हैं, पार्टी के लाइन पर वोट देते हैं, या इस्लाम का क्या बोल रहे हैं? अरे ये बोल रहे हैं नहीं, आपको बहुत अच्छी बात बोला है। हमने कहा यही तो बोला कि दो नौजवान आज ये महाराष्ट्र के बंदे जा रहे हैं, जो महाभारत आपको घोषा डाला नौजवान किया, वह निश्चित रूप से सोचता होगा कि कहीं से मेरा बेटा शाम को मेरे सामने झांसी का मामला 25,000 का संविधान सभा में बोलने का अवसर मिलता है, वो बोलते हैं। तो क्या आज इस देश के आकार विनाशकारी जो विकास का मॉडल है, जिसे पश्चिमी मॉडल कहते हैं, गांधी से विनाशकारी मॉडल कहते हैं, क्या इस विनाशकारी मॉडल पर हमारे एक जनाधिकार पार्टी के जो साथी यहाँ पर मौजूद है, पप्पू जी उनके सांसद हैं, मेरे को जाना पड़े जो उसकी आयु क्या है, जिसको ज्ञान का प्रकाश कह के सारी दुनिया ने संबोधित किया और अपनाया भी है, उसमें अष्टांग योग की बात आती है। योग का मतलब ये नहीं होता थोड़ा उछल कर दिया, थोड़ा सांस का अभ्यास कर दिया। इट इज नॉट योगा इन टोटल, इट हैज 8 फोल्ड्स। इसमें पहला है क्रम और नियम, डेवलपमेंट और आर्थिक न्याय का
जिस संगठन से जुड़े हुए उस संगठन के साथियों का इतना आने लगा तो ऊपर से लेकर टीका वही पहुंचने में करीब 1.5 घंटा रास्ते में इतने लोग मिल गए और कार्यक्रम हमारा हुआ था और बहुत सारे लोग सीधा वार्ता करने के लिए अपनी समय मांग रहे थे और उस समय उस अनुकूल अपने को अस्तित्व आयोजी में आकर जन्मभूमि को नमन कर रहा है यह आशीर्वाद। शुगर वर्ग के सौजन्य से जिसने फेसबुक को लॉन्च किया है, उस माध्यम से मेरी इनकी फेसबुक पर संपर्क हुई। मैंने इनके नंबर पर कॉल किया, उसके बाद बातचीत हुई और इनके लिखावट से मैं काफी प्रभावित हो गया। मैंने इनके कार्यक्रम में मेरठ में जाने वाला था, उस समय मेरी तबियत खराब हो गई, दुर्भाग्य से नहीं जा सका। न्याय के राष्ट्रीय संयोजक रोशन लाल जी आपके पास कल से ही यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे मैं यही आग्रह और विनती आप लोगों से है कि जो भी आर्थिक न्याय पर विचार विमर्श यहाँ व्यक्त हुआ, आप इनको गहराई से समझेंगे। आपको लगेगा, हालांकि ज्यादातर साथी इसमें सहमति जाहिर किया है कि हो सकता है कि आर्थिक न्याय के माध्यम से ही हम कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्थिक न्याय संस्थान के संस्थापक। बताया जा सकता है आर्थिक न्याय गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बननी चाहिए, इसका क्या मोटो है? इसका मतलब यह है कि देश के सारे प्राकृतिक। धन्यवाद सर, ये आपने जो है आर्थिक न्याय का जो फाउंडेशन रखा है वो बुनियाद कहाँ से रखा और कैसे आपको इसकी दिमाग में ऊपर जाएगी? आपने जो बात उठाई है उसका उत्तर ये है कि आज पूरी दुनिया में या भारत में जितनी भी आर्थिक विचारधाराएं आई हैं उनमें से कोई भी विचारधारा न्याय की कसौटी पर खरी नहीं उतरी है और न्याय की कसौटी पर खरी न होने के कारण वो समाज में शांति की स्थापना करने में भी विफल रहे। और इसीलिए कि भाई समाज में शांति कैसे आए, शांति तो सभी चाहते हैं, न्याय पर आधारित एक विचारधारा की जरूरत मुझे इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित की। और जब इस विषय पर मैंने चिंतन आरंभ किया तो अंततः उसमें से आर्थिक न्याय की जो विचारधारा है ये निकल कर आई। जी, इसका बुनियाद आपने कहाँ रखा है और कब रखा है? हाँ, ये देखिए, मेरा चिंतन तो बहुत लंबे समय से है। मैंने बहुत लंबे समय तक विचार विमर्श लोगों से बातचीत करते हुए अंतिम रूप से मैं 1993 में मैंने पहला लेख लिखा आर्थिक न्याय पर, न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की अवधारणा। इसमें मैंने ये स्पष्ट किया कि वास्तव में आर्थिक न्याय का मतलब क्या होना चाहिए और सीधे सीधे इसमें मेरा कहना ये है पूरा का पूरा जो बीज है, जड़ है, वो एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार में निहित है। यानी मैं ये कहना चाहूँगा कि न्याय का संबंध ताकत से नहीं होता, न्याय का संबंध बुद्धि से भी नहीं होता। न्याय की अपनी एक परिभाषा है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसका स्वतंत्र अधिकार देती है, उसकी स्वतंत्रता को परिभाषित करती है। वही बात अर्थ में भी होनी चाहिए, क्योंकि सारा झगड़ा अर्थ का है, धन का है, संपत्ति का है। हर आदमी ज्यादा से ज्यादा संपत्ति चाहता है और इसलिए एक आदमी के न्यायपूर्ण अधिकार को परिभाषित किए बिना हम दो लोगों के बीच धन को लेकर जो झगड़ा पैदा होता है उसका समाधान नहीं कर पाते
यही गलती हमारी सारी विचारधाराओं में होती आ रही है। और इसीलिए मैंने जो है आर्थिक न्याय पर एक व्यक्ति का संपत्ति अधिकार कितना होगा इसे अपना मूल विषय बनाया और उसको परिभाषित किया। सर, आपके हिसाब में एक व्यक्ति को कितना आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, कितनी पैसे होनी चाहिए, कितनी संपत्ति? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं संपत्ति को दो भागों में बांटता हूँ स्वामित्व के लिहाज से। यानी एक तो वह संपत्ति जो सार्वजनिक है, जिस पर हम सबका अधिकार है, उसके ऊपर कोई दिक्कत, जिसको नेशनल एसेट्स कहते हैं, नेशनल एसेट्स कहते हैं। हाँ, वो नेशन कहिए या दुनिया के स्तर पर बात करें तो दुनिया में कहिए, एक ही बात है। यानी जो सार्वजनिक है, जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है बल्कि सबका अधिकार है, वो तो सबकी है, विवाद उसका नहीं है। विवाद है निजी संपत्ति का। निजी संपत्ति वह है जिस पर सबका अधिकार नहीं है। यानी कुछ लोगों का अधिकार है, एक व्यक्ति का अधिकार है, बहुत सारे लोगों का भी अधिकार है, लेकिन सबका अधिकार नहीं है, तो उसको मैं मानता हूँ वह निजी संपत्ति है, वह सामूहिक संपत्ति नहीं है। तो एक व्यक्ति का जो ये संपत्ति अधिकार है, हमको इसी पर चिंतन करना चाहिए। उस पर मेरा कहना यह है कि निजी संपत्ति भी सार्वजनिक संपत्ति का हिस्सा है, मूल रूप से उस पर भी सबका समान अधिकार है। तो सारी निजी संपत्ति को जोड़ दीजिए और उसको उस समय की जनसंख्या से भाग दे दीजिए, तो संपत्ति आएगी औसत। यह औसत संपत्ति ही एक व्यक्ति का मूलभूत संपत्ति अधिकार है। कितना लगभग उसका? देखिए, जब आप कितनी होगी की बात कह रहे हैं, तो हमारे पास जो निजी संपत्ति के आंकड़े हैं, दुर्भाग्य से सरकार के सारे आंकड़े झूठे हैं। सरकार के पास संपत्ति संबंधी जितने भी आंकड़े हैं वो झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं। एक विजय शर्मा जी हैं, वो इनकम टैक्स कमिश्नर के पद से रिटायर हुए हैं और पटना में रहते हैं। उन्होंने आरटीआई के द्वारा जो पता लगाया वो मैं आपके सामने रख दूं। उन्होंने ये बताया कि आरटीआई लगाकर जो आंकड़ा भारत सरकार ने दिया है उसमें ये कहा गया है कि पिछले 7-8 सालों में 13,000 लोगों ने अपनी कृषि से जो आय बताई है वो 2,200 लाख करोड़ रुपए बताई है। अब उन्होंने कृषि से आय क्यों बताई? क्योंकि कृषि की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता। निश्चित रूप से आमदनी तो उन्होंने दूसरे राष्ट्रों से की, लेकिन हमारे यहाँ के कानूनों की कमियों का फायदा उठाते हुए उसको लचीलापन जोड़ दिया। लेकिन उन्होंने टैक्स तो बताया, मैंने मान लिया, लेकिन उन्होंने आय कितनी प्राप्त की? 2,200 लाख करोड़। यह कृषि से आय है, बाकी राष्ट्रों से भी हुई होगी। तो ये 2,200 लाख करोड़ देश की संपत्ति तो होनी चाहिए, लेकिन यह देश की संपत्ति कहाँ गई है पता ही नहीं। क्योंकि भारत सरकार से जब आप पूछेंगे कि भारत की निजी संपत्ति कितनी है, तो वह बताएगी कि 225 लाख करोड़ रुपए है। अरे 2,200 लाख करोड़ रुपए तो इन्होंने 7-8 सालों में कमाया है। दूसरे राष्ट्रों से भी कमाई होगी, उससे पहले भी बहुत संपत्ति देश में थी। तो देश की संपत्ति। अब आपका जो है ये मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो आपने जो एक तरह से तैयारी के विषय में आपने यहाँ दौरा किया है, अब तक कितने जगह पर आपने दौरा किया देश की? देखिए, मैं तो बहुत स्थानों पर जा चुका हूँ। जैसे मेरी यात्रा कोई एक जगह पर नहीं रही है, मैंने किसी संगठन को नहीं छोड़ा है। इलाहाबाद, बनारस, आपका उसी गोरखपुर, इधर मतलब मुल्ताई, भोपाल, नागपुर, रायपुर, उड़ीसा में मतलब भुवनेश्वर, और मैं मेधा पाटकर जी के साथ 8-10 प्रांतों में घूमा हूँ। यानी पूरे दक्षिण भारत तक, गोवा तक मैं गया हूँ।
महाराष्ट्र में मैं बहुत जगह गया हूँ, मैं कर्नाटक में गया हूँ, आंध्र प्रदेश में गया हूँ, तमिलनाडु में भी गया हूँ, यानी बम्बई में भी गया हूँ मैंने, और इधर मैं गुवाहाटी तक भी गया हूँ। सर क्या लगता है कि यह जो है मतलब कि ये आर्थिक न्याय लोगों को मिल पाएगा? 100% मिल पाएगा। मैं कह रहा हूँ कोई संदेह ही नहीं है। हमने सारी बात को न्याय के आधार पर इतने स्पष्ट ढंग से रखा है कि उससे किसी बड़े से बड़े षड्यंत्रकारी का भी कोई षड्यंत्र इसके आगे टिक नहीं पाएगा। पूरी बात हमने पूरी पारदर्शिता के साथ, सत्य के साथ, तथ्यों के साथ और न्याय के साथ समाज के सामने रख दी है कि उसके बाद इसके ऊपर अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं बचती। आने वाले समय में सर आपका जो है आंदोलन का स्वरूप कैसा है? देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ, समझ लीजिए। मेरा काम केवल लोगों को समझाना है। आंदोलन की परिभाषा आजकल बदली हुई है, गड़बड़ है। मेरा कहना ये है, समस्या किसकी है? समाज की है। तो समाज के लोगों को सरकार के खिलाफ तख्ते उठा के आंदोलन करने की बजाय बैठकर चिंतन करना चाहिए। चिंतन मनन और स्वाध्याय करना। चिंतन मनन यानी दो बात मैं कह रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ गुफ्ती थी, यहाँ हमने अपनी बात रखी, लोगों ने अपनी बात रखी, लोगों ने सहमति जाहिर की, कई सवाल भी खड़े किए। अभी सारी बातें एक दिन में समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि जब हमने कहा अमीरी रेखा बननी चाहिए तो कितने लोग एकदम कहीं ये क्या बात कर रहे हैं। सर इस बात को प्रोटिस्ट ब्लॉक ऑफ इंडिया भी उठा रहा है। प्रोटिस्ट ब्लॉक ऑफ इंडिया भी उठाए, PBI। देखिए, अभी मैं नहीं कह सकता, इन्हीं बातों को उठा रहा है, क्योंकि अभी कौन उठाएगा, किसकी क्या भूमिका होगी, ये भविष्य की बात है। लेकिन हम एक बात को जानते हैं, दिए से दिया जलता है। धीरे धीरे लोगों में बात जा रही है, और बात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसके समर्थन में जनमानस खड़ा हो रहा है। और वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब इस देश के बच्चे बच्चे की जबान पर अमीरी रेखा होगी और समाज इस एक बात के पीछे पूरा खड़ा हो जाएगा। सरकार की कोई औकात नहीं है जो इसकी अवहेलना करे, इसकी उपेक्षा करे। और मैं तो ये कहूँगा, सरकार में भी अच्छा सोचने वाले लोग हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, रास्ता मिलना चाहिए। तो ये जो विचार है, ये जो है सबको रास्ता बताता है और उससे समाज में सहमति बनती चली जाएगी। जो संपत्ति का विवाद है, जो लड़ाई है, वो शांति से निपटेगी। और हमने न्याय के आधार पर जब अपनी बात कही है तो लोग उसमें अपना अपना फायदा भी देखेंगे और लोगों में सहमति भी बनेगी। यानी इसमें हम कभी भी ताकत के बल पर, तलवार के बल पर, हथियारों के बल पर कोई बात नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ये हर आदमी का अधिकार है, तो इसमें एक आदमी का हिस्सा ही है। जैसे मैंने कहा, सबका समान अधिकार है, तो एक आदमी का हक औसत सीमा तक होगा कि नहीं? आप अपना संदेश अगर हमारे दर्शक जो आपको टेलीविजन और रेडियो पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। हाँ, तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि देश की अर्थव्यवस्था पूंजी से चलती है और पूंजी ही देश के प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों पर सबका समान अधिकार है। इसलिए जब हम पूरे राष्ट्रीय आय की गणना करें तो पूंजी का हिस्सा पहले निकलना चाहिए और उसका बंटवारा देश के योग्य अयोग्य लोगों को देखे बिना समान रूप से होना चाहिए। यानी हमारा कहना यह है, औसत सीमा से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से टैक्स लगाइए, बाकी सारे करों को समाप्त कर दीजिए और संपत्ति कर से जो आय हो उसी में से सरकार के बजट का खर्च काटिए और जो बाकी पैसा बचे वो देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट दीजिए। तो एक नागरिक के हिस्से में 10,000 रुपये कम से कम आएंगे, जो हर माह उसे दिए जा सकते हैं, उसे मिलने चाहिए और लाभांश के रूप में। और इससे देश का हर नागरिक सुख का जीवन जिएगा बिना किसी टकराव के, शांति। अगला कार्यक्रम आता है, अगला कार्यक्रम
अगला कार्यक्रम हमारा कार्यक्रम जी देखिए, मैं तो जगह जगह जाकर लोगों को बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पर भी आए तो कुछ लोगों की सहमति से आए और इसमें सहमति बढ़ेगी ऐसा हमको लगता है, और कोई दोबारा कोई बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल आऊँगा। एक बार मुझे वाराणसी जरूर जाना है, क्योंकि जगह जगह जाकर थोड़ी थोड़ी चेतना धीरे धीरे लोगों में जागृत करना ये जरूरी। आज हम आपको ले चल रहे हैं कार्यक्रम जहाँ पर एक दिवसीय प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए देखते हैं। हम लोग आज धरना प्रदर्शन में है। हम लोग बहुत दिनों से काम करते हैं, मैनेजमेंट के साथ मिलकर करते हैं, लेकिन हम लोग की कुछ डिमांड है, कुछ मांगे हैं जो मैनेजमेंट जो है तो से है, और मैनेजमेंट से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ मिलकर काम करते हैं तो हम लोग का जो उचित मजदूरी है मिलना चाहिए, उसमें कमीशन की बढ़ोतरी है, समान रूप से जो है तो इंसेंटिव प्रोत्साहन राशि की हम लोग का डिमांड है, और हम लोग को राशि ये मेडिक्लेम वगैरह से स्वास्थ्य बीमा चाहिए, क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं, फील्ड से ये करके लाते हैं, प्रीमियम लाते हैं, जमा करते हैं, कंपनी को लाभ होता है, लाभ देते हैं। हम लोग को मैनेजमेंट से ये सब तरह का डिमांड है। ये सारे डिमांड को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मैनेजमेंट से हम लोग आग्रह करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इस पर मैनेजमेंट हमारी मांग पूरा करेगी, यदि नहीं करेगी फिर हम लोग पूर्णतः जो है आगे भी बंद करने का सोचेंगे। अंदाज है, आशा है कि उसको मैनेजमेंट पूरा करेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर अगला आंदोलन क्या होगा? अगला कदम यदि मैनेजमेंट हम लोग के साथ हमारे मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करती है तो पुनः हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से पुनः जो है सो ब्रांच बंद कराने के माध्यम से हम लोग पुनः जो है सो आगे की कार्यवाही तय करेंगे और पुनः बंद करेंगे, इसको ठप करेंगे। सीतामढ़ी जिला में आपकी संख्या कितनी है? सीतामढ़ी जिला में हम लोग तीनों इकाई मिला करके कुल 150 के आसपास में है। ओरिएंटल इंश्योरेंस से हम लोग है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी भी पूर्णतः बंद है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस भी पूर्णतः बंद है। इससे कितना कारोबार आपका प्रभावित होगा? हम समझते ये ऑल इंडिया बेसिस पर है, इसमें सीतामढ़ी यूनिट भी है। सरकार इसको विचार करे कितना का सरकार को घाटा है। ऑल इंडिया बेसिस पर है। आप समझ सकते हैं कि ऑल इंडिया बेसिस पर एक दिन यदि ब्रांच बंद होता है तो कितने का कारोबार का नुकसान गवर्नमेंट को होती है। हमको लगता है हाँ 2 लाख को एक ब्रांच से 2 लाख के कम से कम 2 लाख का पर डे के हिसाब से, उसके अनुसार से आप जोड़ लीजिए। गुरु के मार्गदर्शन में ही संपूर्ण मानव का निर्माण होता है। किसी भी व्यक्ति के निर्माण में गुरु की भूमिका बहुत बड़ी होती है, और इस दृष्टि से विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के तत्वाधान में जितने भी देश में सरस्वती शिशु मंदिर एवं सरस्वती विद्या मंदिर संचालित जो हो रहे हैं उसमें हम शिक्षक न कह करके आचार्य कहते हैं, और गुरु शिष्य परंपरा का महत्व विद्या भारती योजना में आपको स्पष्ट देखने के लिए मिलेगा। ये केवल विद्यालय में ही नहीं, घर में अपनी व्यवस्था का ऐसा मानना है कि बालक का निर्माण गुरु के सानिध्य में होता है, और गुरु जितना पवित्र, स्वच्छ
ज्ञान बालकों में पिरोता है, बालक का निर्माण भी वैसा ही होता है। यदि सच्चे गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त होती है तो बालक अपने परिवार का ही नहीं, अपने आस पड़ोस का ही नहीं, वो भारत का भविष्य होता है। आज जो वर्तमान समस्याएं कहीं समाज में मिलती है, आतंकवाद का हो, घोटाला का हो, मेरा ऐसा मानना है कि उनकी शिक्षा ही दोषपूर्ण है, जिसके चलते ये समस्या समाज को देखने के लिए मिलती है। यदि सही दिशा में उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो और शिक्षा में नैतिक बल पर विशेष ध्यान दिया जाए, ईमानदारी, सत्य, दया, करुणा, सहानुभूति, प्रेम, ऐसे विषयों की शिक्षा गुरु के ही सानिध्य में मिलती है और विद्या भारती इन्हीं विषयों को लेकर अपने विद्यालयों में भैया बहन, आचार्य, ऐसे अपने जो प्राचीन शिक्षण विधि है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, उसके आधार पर आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का व्यवस्था जो है विद्या भारती की हुई है। इसका ही परिणाम है कि हमारे बच्चे जितने अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान में आगे हैं, उतना ही व्यवहारिक ज्ञान में, सामाजिक ज्ञान में, समाज के साथ उनका नाता वैसा ही है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की शिक्षण पद्धति विश्व गुरु के रूप में आज हम आपको ले चल रहे हैं मौनी बाबा के आश्रम, जहाँ पर मौनी बाबा के भक्त हैं उनकी अर्चना करते हैं। आइए देखिए इसका। आज हम आपको ले चले देवचंद ठाकुर की आवाज़ पर, जहाँ पर भाजपा की एक बैठक हो रही है। आइए इसका कार्यक्रम को लड़ाई तो देश पर होनी है, लड़ाई पिछड़ों के परिवार में जाने से होनी है, दलितों के परिवार में जाने से, दलितों के परिवार में जाने से होना है। इसलिए हम अपने सभी मंडल अध्यक्षों से आग्रह करना चाहते हैं, कोई बात नहीं करनी हो तो दोनों कान को डायरेक्ट कर लीजिए, इधर से घुसेगा, इधर से निकल जाएगा। लेकिन जो काम करना है वो बीच के कार्यक्रम सफल कैसे होगा। अभी जैसे कि आगामी कार्यक्रम के दृष्टिकोण से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम लिखाए, अब एक कार्यक्रम के 3 दिनों का बिहार में प्रवास हुआ था। हम लोगों ने उस बैठक में भाग लिया था और उन्होंने कुछ टास्क हम लोगों को दिए थे संगठन से संबंधित। उसी सिलसिले में आज यहाँ बैठक आयोजित की गई थी जिला स्तर पर,
जिसमें अपने प्रदेश के महामंत्री प्रमोद चंद्रवंशी जी हम लोगों के बीच आए हैं और उसमें मुख्यतया हम लोगों को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना है, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को, कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाना है। इसी कार्यक्रम को अंतिम रूपरेखा देने के लिए ये आज की बैठक आयोजित की। हम आपको ले चल रहे हैं कि कांग्रेस ले चल रहे हैं रेड क्रॉस पर, जहां पंच और वार्ड सदस्यों की एक बैठक चल रही है। आइए हम देखते हैं इस कार्यक्रम। जिला अध्यक्ष एक भी पैसा नहीं छूएगा, आपके प्रधान अध्यक्ष के पास पैसा जमा रहेगा। सुनिए, कम बोलिए। जो भी कार्यक्रम होगा बैठक होगी और बैठक के द्वारा बुला करके खर्च के आकलन करके लिया जाएगा और कार्यक्रम आयोजित होगा। मैं इस बैठक के माध्यम से जो भी कहना चाहता हूँ कि आगामी 9 अगस्त को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर जिला स्थापना समिति की जिला वार्ड सदस्य पंच संघ के जिला स्थापना समिति की प्रथम कार्यकाल पूरा करने पर वर्षगांठ का आयोजन किया जाएगा और उस वर्षगांठ में जिला के 3563 जो हमारा वार्ड सदस्य है, पंच सदस्य है, उन तमाम लोगों को बुलाया जाएगा और उस स्थापना दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को बृहद कार्यशाला भी आयोजित किया जाएगा। उस कार्यशाला में अपने संघ के साथियों के साथ, प्रदेश के जो हमारे संगठन के साथी हैं, अन्य जिला के जो हमारे जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, उन लोगों को भी बुलाया जाएगा। उसके साथ साथ पंचायती राज के जो प्रशिक्षण देने वाले विशेषज्ञ होंगे, जानकार लोग होंगे, उन लोगों को भी उस कार्यशाला में हम बाहर से, पटना से हो, दिल्ली से हो या अन्य राज्यों से, उसके बाद जो दिल्ली लोग होंगे अच्छे काम करेंगे, दोबारा जीत के आवेंगे, और जो लोग दोबारा जीत के नहीं आवेंगे क्या करेंगे, इसके नाम पर यादव ने भी एक योजना तैयार की है। उनको पेंशन और हम लोग को जो दरमाहा जो मिल रहा है वो 500 और 600 से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को जो दरमाहा मिल रहा है उसका 1% वार्ड सदस्य को मिल जाए, हम यही मांग करते हैं। प्रधानमंत्री को जो दरमाहा मिलता है वह 1% वार्ड सदस्यों को मिल जाए, हम इसमें मांग करते हैं। हम लोग को पेंशन मिलना चाहिए। इसलिए वार्ड सदस्य पंच संघ सीतामढ़ी जिला इकाई कार्यकारिणी की बैठक और तत्पश्चात जिला कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में पंचायत राज विभाग बिहार सरकार द्वारा वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति नियमावली 2017 के आलोक में वार्ड सदस्यों को जो अधिकार, कर्तव्य, कार्य और शक्ति दी गई है, उस कार्य और शक्ति के बारे में बिंदुवार विस्तार से बताया गया है। सभी साथियों को अपने दायित्वों को कर्तव्यनिष्ठ बनकर निर्वहन करने का सलाह दिया गया है। वार्ड सदस्यों के वार्ड सभा की जनता ने जिस विश्वास के साथ चुना है, वार्ड सभा की जनता और जनप्रतिनिधि मिलकर अपने वार्ड का सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल
पक्की गली नाली योजना को कार्यान्वित कर वार्ड के सभी प्रकार के विकास कार्यों को मूर्त रूप देकर वार्ड की जनता को सहज और सुलभ विकास कराने का काम करेगी। सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष उप मुखिया को बनाया गया है। उस पंचायत में जितने भी सामाजिक न्याय की गतिविधि होगा, कमजोर वर्गों को लोग को सहायता देने का काम, न्याय देने का काम उप मुखिया के ऊपर सौंपा गया है। वार्ड सदस्यों को अन्य कई कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया है, जिनके माध्यम से वार्ड के सारे विकास कार्य को गति दिया जाएगा। पंचायत को सर्वांगीण विकास कर गांधी बापू के सपना को साकार करने में वार्ड सभा और वार्ड सदस्य मील का पत्थर साबित होगा। राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर वार्ड सभा की जनता और वार्ड सभा के जनप्रतिनिधि को जो दायित्व सौंपा है, देश के इतिहास में यह यूनिक प्रयोग बिहार के सर्वांगीण विकास की लकीर को पूरे देश और दुनिया में ख्याति अर्जित करने का काम करेगी। वार्ड सभा अपने आप में शक्तिशाली होगा और वार्ड के सभी प्रकार की समस्याओं को निदान करने में वह सफल होगा। मुख्यमंत्री ने जो वार्ड सभा की जनता और जनप्रतिनिधियों को अधिकार देने का काम किया है, इसके लिए यह कार्य समिति और कार्यशाला बिहार के मुख्यमंत्री और संपूर्ण कैबिनेट को धन्यवाद ज्ञापित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय। कार्यक्रम की सफलता के लिए इन्होंने जी जान से मेहनत नहीं किया, इसके लिए भी हम युवा कांग्रेस ओर से इनको बधाई देते हैं। आते बहुत है और भी लोग बोलने वाले हैं। हम इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः इनको बधाई देते हैं, इनका आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने युवा कांग्रेस को भी मजबूत करने के लिए अपनी ताकत को लगाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हम आपको ले चल रहे हैं प्रदेश आश्रम गांधी मैदान, जहाँ पर 5 वर्ष पूरे होने पर विमल शुक्ला जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को स्वागत एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। आइए देखिए। में आपने सफल गुजारे हैं के बाद, उस दौरान जो आपके अनुभव है उस बारे में भी हम लोगों को बताएं। सीताराम कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने किया, लेकिन कुछ दिन के बाद 2-4 दिन के बाद कुछ लोग यहाँ से जिस तरह की बात किए, अब कहना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन पटना से दिल्ली तक कोई भी तक बाकी नहीं छोड़े। लेकिन हमारे शुक्ला जी से कर्मठ तिवारी जी, सीताराम भाई और मोहिनी ने कहा कि सारे लोगों ने मिल करके जो पटना दिल्ली के दौड़ लगाए, उसमें हमारी बात को रखे हम लोगों ने। और एक ही बात है भाई, शुक्ला जी के साथ में सबसे बड़ी बात है कि इनके रंग में जो कांग्रेस की मजबूती होगी, हमारे अन्य साथियों के साथ में ये बात लागू। इस व्यक्ति जिसको चाहेगा वही सीतामढ़ी जिला का अध्यक्ष बनेगा, ये आप लोगों का सहयोग से मैं बताना चाहता हूँ। और विमल शुक्ला वो व्यक्ति है अपने जिला अध्यक्ष क्या आस पड़ोस के लोगों को भी जिला अध्यक्ष बना दिया। जो हम लोगों ने मेहनत की शुक्ला जी के नेतृत्व में जो व्यवस्था हुई, शुक्ला जी एक ऐसे सहृदय व्यक्ति हैं कि अमित कुमार टुन्ना जी ने उसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ, नेतृत्व कैसे किया जाए। वह नेतृत्व जो समस्याओं के सागर के साहिल पे खड़ा होकर के उसके सफेरों को कैसे सहा जाता है, सामने वाले के दिल की दीवारों पे जो लिखी हुई बातें हैं उसे हम कैसे महसूस करें। जब तक हम सामने वाले के बातों को एक माँ की तरह महसूस नहीं करेंगे, हम अपने अंदर नेतृत्व करने की क्षमता पैदा नहीं कर सकते। और इन्होंने इसे भली भांति निभाने का काम किया। तो मगर तभी भी ऊपर वाला साथ है, आप लोगों का सभी लोग का सहयोग था कि ये बने रहें और सबकी सहयोग हमेशा। बोलने वाला कोई नहीं, राज देने वाला कोई नहीं, अपना अपना मसला चिंता है। हाँ, जवानी आई।
मसूद अंसारी साहब करेंगे, मोमिनुल वो भी आप थोड़ा 2019 तक बर्दाश्त करिए, लेकिन अपने संगठन जो चाहा है, NSY भले ही कमजोर हो गया हो जिला में, लेकिन कहीं न कहीं उसमें भी सजगता रखिए। कोई साथी हो सकता है काम नहीं कर रहा हो, लेकिन किसी को उसमें लगा के काम करिए। अगर नहीं करेंगे तो हमारा संगठन कमजोर हो जाएगा। फिर दूसरा 2019 की लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे? आज राजनीति का परिवेश बदला है। पहले आंदोलन होता था, जुलूस निकलता था, आज आप नेट का जमाना आ गया। आज उसके माध्यम से मोदी राजनीति गलत प्रचार करके, झूठा प्रचार करके, तरह तरह की बातों को उन्माद फैला करके, गलत गलत चीजों को ला करके, तो उसका भी जवाब हमको आईटी सेल के माध्यम से देना है। हमारे जो भी साथी हैं, समता नवाज जी भी हैं, संजोग से परिहार के साथी नहीं आए हैं, आदिल जी भी हैं, परिहार में कुछ हमारे वर्कर हैं उस तरह से, जो जिनको जानकारी आईटी से संबंधित है, अभी तुरंत एक सप्ताह पहले बने हैं हमारे नीतीश मिश्रा जी। हम आपको बधाई और धन्यवाद देते हैं, आप लोगों के माध्यम से भी देते हैं कि ये उस मामला में कहना नहीं चाहते हैं, नहीं, क्योंकि हम पार्टी के अंदर में बैठे हुए इसलिए हम आपके बीच कहेंगे। क्योंकि समाजवादी खड़े से आने वाले लोग पहले सत्ता में नहीं जाते थे, लड़ाई लड़ते थे, समाजवादी लोग कांग्रेस से लड़ते थे। आज वही समाजवादी घरे के लोग जब सत्ता में चले गए हैं तो सत्ता के कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ने को और अपने दल को तोड़ने पर लगे रहते हैं। उनको भी, हम लोगों के साथी को, उनके दल के लोगों को भी सजग करना है कि आप अगर आरएसएस से बचना चाहते हैं, मोदी से बचना चाहते हैं, तो ये कोई लड़ाई आपस में मत लड़िए। 2019 में एकजुट रहिए सभी विपक्षी दल और कांग्रेस के नेतृत्व में। कांग्रेस इस देश को सदा संभाला है और आगे भी संभालेगा। आज ट्रंप इसी आईटी के माध्यम से, नेट के माध्यम से लोग सवाल पूछ रहे हैं नहीं। यही मोदी कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी, 7 हुई। हर दिन कोई एक आदमी पद पर नहीं रहता है, कभी उसकी चिंता नहीं करिएगा। रहना नहीं रहना अलग बात है, लेकिन पार्टी को सींचनी अलग बात है। आज एक विधायक था हमारा, जिस दिन 8 विधायक हो जाएगा, शिविर लगा के 9 हो जाएगा, उस दिन हमारी पार्टी सबसे मजबूत होगी। क्योंकि हम 9 पर राज करते रहे हैं, 9 विधायक हमारा होता रहा है, 2 एमपी हमारे होते रहे। आज हमसे छीना हुआ है, इसलिए उसको हमको लाना है। जब सीतामढ़ी शिविर में सभी लोग पुनः कांग्रेस की धारा पर पढ़ाएंगे, तब हम मजबूत होंगे। तब न हमारे नौजवान साथी जो बैठे हुए हैं वो आगे आने वाले समय में आप उन जगहों पर जाएंगे। हम जाएंगे नहीं हैं, हम तो अब 60 वर्ष के हो रहे हैं। सीताराम बाबू सब लोग हैं, उसकी चिंता नहीं करें। हम लोग पार्टी के लिए हैं, करेंगे, लेकिन आप लोग तैयार समय आ गया, आपको तैयार करें। नेक्स्ट जनरेशन आप हैं, पार्टी के लिए आप हैं, इसलिए कभी वो बात मत सोचिए कि ये है वो है, ये सब चलता रहता है थोड़ा मोड़ा प्रजातंत्र जनतंत्र, लेकिन फंस जाते हैं जिससे हमारे सेकुलर फोर्स को कमजोर करने में लगे रहते हैं। इसलिए उन चीजों से हमको सजग रहना है। और हम लोगों के बीच में भी कुछ हर चीज लगाए हुए है, सरकार हो, ताकत हो तो कर्फ्यू उठा के देखो क्या हालत बन। कांग्रेस में आपको पधारना है, इसीलिए आपने आज सम्मान समारोह रखा है। जब आप यहाँ आएंगे, पुनः आपका दूसरा साथी उस कांग्रेस का आएगा, वो सम्मान समारोह आयोजित करेगा। ये परिपाटी हम लोग का चले और इसके पार्टी नवाज जी को, अभी कांग्रेस के साथी को, पंजाब गांधी को, सत्यवादी 22 में 11 तारीख 11/7/12 को हमारा
नियुक्ति हुआ था निर्वाचन से, उसी के 5 वर्ष पूरे होने पर यूथ कांग्रेस सीतामढ़ी विधानसभा और सीतामढ़ी लोकसभा के यूथ कांग्रेस के लोगों ने आज सम्मान समारोह आयोजित किया था। हमने यूथ कांग्रेस के लोगों को बधाई और धन्यवाद दिया और विशेष करके कहा कि कांग्रेस के रीढ़ यूथ कांग्रेस के लोग होते हैं। हमने 5 वर्ष में जो किया आप गुणगान कर रहे हैं, पूरा जिला बखान कर रहा है और हम संतुष्ट हैं अपने 5 वर्षों में अपने जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों के बदौलत कि कांग्रेस को जुझारू और आंदोलनात्मक कार्यक्रम करके जिले में स्थान प्राप्त कराया है और पूरे बिहार में सीतामढ़ी का स्थान प्रदेश कांग्रेस में मिला है। इसलिए हम अपने जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों को, प्रखंड अध्यक्षों को, कांग्रेस के कार्य समिति सदस्यों को, बूथ कमेटी पंचायत अध्यक्षों को और सभी मोर्चा संगठन यूथ कांग्रेस सेवा दल सभी को बधाई और धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से सीतामढ़ी जिला कांग्रेस कमेटी को के माध्यम से आपने कांग्रेस को मजबूत कराने में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई, इसी तरह से आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ते रहें ताकि 2019 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर हम बैठा सके और आरएसएस और भाजपा से इस देश को मुक्ति मिल सके। यही आज हम लोग सम्मान समारोह में अपने साथियों को बताया है कि कांग्रेस का झंडा लेकर और जन समस्याओं के लिए पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर हम लोग लड़ाई लड़ते रहें जिस तरह से 5 वर्षों तक हम लड़े हैं। आपके बदौलत, आपके सहयोग से उस तरह से आगे भी कार्य योजना बनाकर हम लोग लड़ाई लड़ते रहें ताकि राहुल गांधी जो कांग्रेस को संगठनात्मक कांग्रेस बनाने के लिए लड़ाई ठाने हुए हैं उसे मजबूती मिले और कांग्रेस पूरे देश में जिस तरह से आज 20 वर्ष पहले मजबूत हुआ करता था, पुनः 2019 में पूरे देश में अपना परचम लड़ाकर कांग्रेस मजबूत हो सके। यही आज हम लोगों ने अपने साथियों को अपने सम्मान समारोह में कहा है। मिला जुला के स्थिति खराब है बिहार के, तो क्या होगा? आज सीतामढ़ी विधानसभा युवा कांग्रेस की ओर से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री विमल शुक्ला जी के 5 साल के सफल कार्यकाल के पूरा होने पर आज यहाँ पे सम्मान समारोह उनका और पूरी कमेटी का किया गया है और इसका मकसद यही है कि जो काम उनके नेतृत्व में जिला में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में किया गया है उस सब के लिए हम सब लोग उनके बधाई पात्र हैं और हम सब लोग शुक्रगुजार हैं और हम ये चाहते हैं कि उनका नेतृत्व कांग्रेस को लगातार मिलता रहे और उनके नेतृत्व में युवा कांग्रेस जिस तरीके से बहुत आसानी से अपने कार्यक्रमों को करती रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी विमल शुक्ला जी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी खासतौर पर जिला सीतामढ़ी के अंदर अपने संगठन को मजबूत बनाने में और कार्यक्रमों के सफल संचालन में आने वाले समय में भी कामयाब रहेगी। और मैं और मैं जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारियों का, खास तौर पे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम झा जी का, सत्येंद्र तिवारी जी का, डॉक्टर मुबीनुल हक साहब का और उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं और मुझे भरोसा है इस बात का कि ये जो मौजूदा टीम है, जो निवर्तमान टीम यहाँ पे काम कर रही है जिला कांग्रेस कमेटी की, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विश्वास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस ईमानदारी से उन्होंने अपने इस कार्यकाल को निभाया है, जो संगठनात्मक चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी यही टीम दोबारा जीत के आएगी और हम लोग एक बेहतर कांग्रेस, मजबूत कांग्रेस और एक ऐसी कांग्रेस जिसका सपना जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने देखा है, उस कांग्रेस के सपने को साकार करने में कांग्रेस पार्टी और जिला कांग्रेस कमेटी सीतामढ़ी कामयाब होगी, यही भरोसा मुझे और उम्मीद थी। पार्टी ने जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी का बनाया था। इनके नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में पार्टी को जो मजबूती प्रदान किया, उसी के लिए आज हम युवा कांग्रेस के द्वारा उनके मान सम्मान के लिए जिला कांग्रेस कमेटी में एक सभा का आयोजन किया गया था। उसके माध्यम से श्री शुक्ला जी को
एवं उनके साथ रहने वाले उपाध्यक्ष, महामंत्री, महासचिव, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, निष्ठ नेताओं को, प्रखंड अध्यक्षों को एक बधाई दी गई कि इनके नेतृत्व में जिस तरह से पार्टी को मजबूत करने में इनके नेतृत्व में काम हुआ है, आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में 2019 का चुनाव भी हम लोग सफल संचालन इनके नेतृत्व में करेंगे। जिस आशा और विश्वास से जिला के हमारे कार्यकर्ता, प्रदेश का नेतृत्व, AICC का नेतृत्व जिस आशा और विश्वास से श्री विमल शुक्ला जी को चुना था, वह पूरा हुआ और हम लोगों का विश्वास और भी बढ़ा है। आगे आने वाले समय में भी हम लोग चाहेंगे कि शुक्ला जी का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी को प्राप्त होता रहे और पुनः हम अपने जिला कांग्रेस कमेटी के युवा नेतृत्व को, अंजारुल हक तौहीद साहब को, श्री शमशाद नवाज साहब को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि इस अवसर पर हम लोगों को जो सम्मानित करने का उन्होंने कार्यक्रम किया है, इसका बहुत बहुत बहुत। आज शुक्ला जी की कमेटी, इसमें तमाम हम सभी लोग हैं, उनका अभिनंदन समारोह युवा कांग्रेस को किया गया शमशाद नवाज जी की ओर से, बहुत ही तारीफ के काबिल है। इस तरह का कार्यक्रम करने से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है और वर्करों में उत्साह होता है। वर्कर यह सोचता है कि कल उसको भी जगह पर आना है, युवा कांग्रेस करो, उसको भी कोई ना कोई सम्मान करेगा। मैं अध्यक्ष जी के बारे में विशेष क्या कहूँ, अध्यक्ष जी सीतामढ़ी जिला में जब से अध्यक्ष बने हैं तब से इनका कार्य बहुत सराहनीय रहा है, बहुत ही सुंदर रहा है। अध्यक्ष जी के बनने के समय काल में बहुत रंग की बात आई, बहुत तूफान आया, लेकिन हम लोगों ने अध्यक्ष बनवाने के काम कार्य किया और सीतामढ़ी जिला में विमल शुक्ला जी का अध्यक्ष काल जो अभिनंदन हुआ वो सीतामढ़ी का ऐतिहासिक अभिनंदन हुआ है। आज तक किसी जिलाध्यक्ष का, किसी भी पार्टी का वैसा अभिनंदन हुआ है और उम्मीद करते हैं आगे नहीं होगा। वो अभिनंदन एक किसी मंत्री बनने के बाद जो अभिनंदन होता है उससे भी शानदार अभिनंदन था। सीतामढ़ी से लेकर डुमरा से लेकर सीतामढ़ी जानकी स्थान तक गाड़ी के काफिला 2 चक्के और 4 चक्के काफिला लगा हुआ था और लोगों ने जय जयकार और पूरे जिला में उत्साह था। हमारे अध्यक्ष जी MLA MP अभी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी MLA MP से इनके दावा कम नहीं है। 12 बजे रात में भी कभी भी किसी वर्कर को आवश्यकता पड़ती है तो विमल शुक्ला जी खड़ा रहते हैं, मैं भी खड़ा रहता हूँ। मैं भी कोर्ट में कोई वर्कर आता है, कांग्रेसी वर्कर करके आता है, उसकी मैं मदद करता हूँ, जितना मदद वो कर सके तन मन धन से उसके साथ।